भैया बच्चे गेट बंद कर लो, ये तो इतने बच्चों में वैसे ही कूलिंग कम रहती है, लेकिन इतनी रहेगी पसीना नहीं आएगा। क्या चीज? 11th का रिजल्ट बच्चे बता रहे हैं भाई ऑनलाइन आएगा। बैकग्राउंड ब्लैक कर दूं, ज्यादा रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, बहुत रिफ्लेक्शन बढ़ता है। ब्लैक पूरा यार, वो पता नहीं थीम थी तो पता नहीं कहां गई। ये रही इस पे, ये मजा नहीं आएगा इसमें बिल्कुल भी। ग्रीन सही था। पता है लाइट का रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा क्या करें बच्चों। कितने हो गए? ठीक है 13 पे। चलो बच्चों देखो, बात ऐसी है, देखो अमूमन ज़्यादातर बच्चे तो आ रहे हो क्लासेस में लगातार, कुछ बच्चे जो बिल्कुल अभी आए हैं ना, थोड़ा सा आज की क्लास आपको बड़ी प्रॉब्लम में लगेगी, समझ नहीं आएगी। जैसे कार्तिक आपको, और कोई बच्चा भी जिसने बिल्कुल भी क्लासेस अब तक अटेंड नहीं करी हो, मेरे को सब दिख रहे हैं, सभी कर रहे हैं ना। दक्ष तू कहाँ गया था भाई? तो पहले ओरिएंटेशन में आया था। सही बता। मैंने ग्रुप में भेजी थी तुम लोगों को, एक PDF 3 है, एक PDF 4 है। देखते हैं इसमें कितने हैं। ये शायद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे उस दिन ना। कुछ एरर आ रहा है शायद। ठीक है चलो, तो अगर आप लास्ट क्लास आए थे तो तुम लोगों को पता होगा हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। तो ये PDF को मैं तो कह रहा हूँ इस PDF को यहीं रोकते हैं, इसके बाद नई PDF स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि 20 तक PDF चलती है, एक PDF जो है 20 के आगे नहीं चलेगी, तो सेकंड PDF बना लेते हैं इसकी। तो मुझे ये बताओ जरा, अब तक जो मैंने तुम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाया, तो मैंने तुम्हें एक टॉपिक जो पढ़ाया कि गैप आ गया अच्छा खासा, तो मैं हल्का सा आप लोगों को ना एक थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ 5 मिनट, ताकि तुम लोगों को याद आ जाए चीज़ें कि हमने अब तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना वो डेली रेट ऑफ रिएक्शन पे कर रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली है क्या, तो मैंने तुम लोगों को बोला कोई भी रिएक्शन कितना तेज हो रही है या धीमा चल रही है, ये बेसिकली रेट के थ्रू पता लगता है, रिएक्शन की रेट के थ्रू। और रेट कैसे पता लगती है? बाय कंसिडरिंग द चेंज इन द कंसंट्रेशंस ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। जो भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व स्पीशीज हैं उनकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है समय के साथ, वो बताएगा कि रिएक्शन तेज चल रही है या धीमे चल रही है। बहुत सिंपल सी लॉजिक है भाई, ये तो है ना, कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि मान लो कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है AA BB गिव राइज टू CC और DD, तो जो इस रिएक्शन की रेट होगी वो कैसे निकल सकती है बोलो? तो आप कहोगे मुझे किसी भी एक चीज, एक स्पीशीज में चेंज बता दो, A में, B में, C में या D में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि मुझे सब में चेंज की जरूरत नहीं है, बस किसी भी एक में भी अगर चेंज बताए तो बोलो काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो मैंने बोला चलो अगर A के थ्रू बताना पड़ जाए तो कैसे बताऊंगा, बताओ जरा। तो माइनस का 1/A चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अगर तुम लोगों ने क्लासेस अटेंड करी हैं तो तुम लोग बहुत फैमिलियर होंगे इससे, ये बहुत हमने अच्छे से करा हुआ है बच्चों। इसके बाद 1/C चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, एंड 1/D चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम।
क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके बाद बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के बाद मैं तुम लोगों को लेके आया था रेट लॉ एक्सप्रेशन पे, याद है? और रेट लॉ एक्सप्रेशन ने ये बताया कि किसी भी रिएक्शन ए बी बी गिव राइज टू सी सी और डी डी, रेट जो है अपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ वेरी करती है। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बदलेंगे तो रेट पे असर पड़ता है। अगर मैं रिएक्टेंट को दुगना तिगना चौगुना कुछ कर दूंगा तो मेरी रेट या तो बहुत फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, या हो सकता है कोई असर ना पड़े, भाई कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने दुगना करा अपने रिएक्टेंट को तो बेसिकली हो सकता है दुगनी ही हो जाए रेट, हो सकता है 4 गुना हो जाए, 8 गुना हो जाए, 16 गुना हो जाए, कितने भी गुना हो सकती है, कम भी हो सकती है, पता है नहीं बात। नेगेटिव पावर आ जाए तो बेसिकली कम हो जाती है। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ उनको पता लगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मुझे पता लगा था बेसिकली रेट जो है ना वो ए के साथ में कुछ पावर पे डिपेंडेंसी दिखाएगी और बी के साथ भी कुछ पावर पे डिपेंडेंसी दिखाएगी, और इन पावर्स का इस स्मॉल ए और स्मॉल बी से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये पावर जो होती है वो एक्सपेरिमेंटली निकलती है, इसका थ्योरेटिकली कुछ भी लेना देना नहीं है रिएक्शन से। एक्सपेरिमेंटली हम जाके देखते हैं कि ए को बदला रेट पे क्या असर पड़ा, बी को बदला रेट पे क्या असर पड़ा, उसके जरिए पता लगता है कि जो मेरी रिएक्शन की रेट है ना वो इस ए और बी पे कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। क्लियर है कि नहीं? अगर पावर बड़ी होती है तो इसका क्या मतलब होता है, ज्यादा सेंसिटिविटी है। पढ़ने याद आ रहा है? अगर पावर बड़ी है तो इसका मतलब क्या, थोड़ा सा ही बदलूंगा तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सोचो ना, पावर 2 की जगह अगर मान लो 4 है, 2 की जगह पावर ए के ऊपर पावर 2 की जगह मान लो कितनी है बोलो 4, तो अगर मैं ए को 2 टाइम्स भी करूंगा तो 2 की पावर 4 बोलो कितना हो जाएगा 16, 16 गुना का रिजल्ट मिलेगा रेट में, रेट 16 टाइम्स हो जाएगी। बट अगर पावर होती मात्र 2 तो 2 टाइम्स करता, 2 का स्क्वायर बोलो कितना होता 4, रेट में सिर्फ 4 गुना का असर पड़ता। तो पावर जितनी बड़ी उतना बड़ा असर बेसिकली, तो पावर हमें ये बताती है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि रिएक्शन की रेट अपने रिएक्टेंट्स के साथ कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद बच्चों मैंने तुम लोगों को बस एक और चीज बताई थी जिसको मैंने तुम्हें कहा था ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता, बेसिकली ऑर्डर होता है इसकी पावर्स का सम, यानी x प्लस वाई। इज दिस फाइन? तो ये 3 चीजें हुई थी और मेरे को लगता है कि इन 3 चीजों में कोई खास आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी अभी तक। तो या किसी को लग रहा है प्रॉब्लम है? सर बड़ा सिंपल सा चैप्टर लग रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। चलिए, तो पहला रिएक्शन सेटअप वो है, दूसरा वाला रेट लॉ एक्सप्रेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तीसरा ऑर्डर, और मैंने आखिरी वाली जो क्लास दी थी ना सिर्फ मैंने इन 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चंस ही कराए थे पूरे 1 घंटे, और मैं कुछ कराया नहीं था, सिर्फ पूरे के पूरे क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करवाए थे बुकलेट से। जो आपकी बुकलेट बनी हुई है अभी सब बच्चों के पास फिजिकल मोड में बुकलेट नहीं है, लेकिन 1 तारीख के बाद बच्चों जरूर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, देखो उससे क्या रहेगा ना, मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। अभी तो मैं चलो 1 तारीख से पहले तो मैं फोर्स नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया अभी ना, लेकिन रिजल्ट के बाद क्या होगा, तुम सबके बुकलेट होगी ना तो मैं सीधा बोलूँगा इस पेज पे आओ, ये क्वेश्चन करो, ये टॉपिक पढ़ो। बहुत सी चीज़ें मेरे को भी बतानी है, लेकिन वो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और थ्योरी पढ़ने के लिए आपके पास 1-to-1 बुकलेट होनी चाहिए कि मैं बोलूँ और आप उसमें देखते चले। फिलहाल मैनेज कर लेंगे हम 1 तारीख तक, तो 1 तारीख के बाद जरूर करें। नहीं डेली इस पर नहीं कर पाएंगे ना काम, तब तक के लिए तो मैं कराऊंगा ना। अच्छा चलिए, अब अगली बात समझिए। अब कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो अब तक ना हमने बीच बीच में छोटी छोटी स्किप करी हुई हैं, तो वो बातें भी मैं बताता हूँ आज की क्लास में तुम लोगों को कि क्या क्या बातें हमने बीच में छोटी हुई। पहले मोटा मोटा टॉपिक हमने सारा पढ़ लिया, अब छोटी छोटी बातें बताता हूँ अंदर की। एक तो ये कि आप लोगों को यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओ, जो तुमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? किसी भी रिएक्शन का जब आप रेट लिखते हो तो बार बार ऊपर आप क्या लिखते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यही तो होता है। और डिवाइड बाय बोलो क्या आता है, टाइम टेकन या चेंज इन टाइम, कितने टाइम में हुआ बेसिकली ये। तो ऊपर बेसिकली कंसंट्रेशन और नीचे बोलो क्या है, टाइम। अब कंसंट्रेशन देखो थोड़ा सा हो सकता है आपका 11 पता नहीं कितना बढ़िया कितना नहीं है, बट किसी भी चीज की कंसंट्रेशन जो होती है ना वो मोल पर लीटर में होती है। किसमें होती है? मोल पर लीटर या मोलैरिटी जिसको बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए एक शुगर सॉल्यूशन है, नहीं पता तो मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं, मेरे पास एक शुगर सॉल्यूशन है। अब बताइए शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसमें होगा शुगर प्लस वाटर। शुगर मतलब पानी के अंदर बेसिकली शुगर है। कोई बोलेगा बताओ उसकी कंसंट्रेशन क्या है? अब इसकी कंसंट्रेशन बताने का ये मतलब होता है बच्चों कि भैया शुगर इसमें कितना है। अब वो बताया कैसे जाता है? तो वो बताया ऐसे जाता है कि मान लो इसमें शुगर हो कुछ ना कुछ। तो एक तरीका होता है जो मैं आपको बोर्ड पे भी लिख के दिखाऊंगा, वो तरीका ये होता है कि आप बोलेंगे भाई इसकी जो कंसंट्रेशन है शुगर की, जो कंसंट्रेशन है शुगर की वो 5 मोल पर लीटर है। 5 मोल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके 1 लीटर सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन भले ही 5 लीटर हो या 10 लीटर हो, लेकिन इसके 1 लीटर सॉल्यूशन पे शुगर के कितने पार्टिकल्स है? 5 मोल। क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1 मोल का मतलब होता है
वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स। आइटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी, बस इतनी संख्या। और ये संख्या कोई डेसिमल्स में नहीं है, पॉइंट हटाओगे नीचे 3 जीरो आएंगी, वो 3 जीरो इससे कटेंगी। नंबर आप लोग अपने आप में जानते हैं कितना होता है, बोलो 6022 इंटू में बोलो कितना 10 की पावर 20, इतना बड़ा नंबर है बेसिकली 1 मोल। तो जब कोई बोले ना कि मेरे पास जो शुगर सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 5 मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या बोलो, इसके हर लीटर पर लीटर का मतलब होता है हर लीटर पर बोलो कितने शुगर के पार्टिकल है, 5 मोल पार्टिकल है। कितने मोल पार्टिकल है, 5 मोल। को बोले दूसरा शुगर सॉल्यूशन है उसमें 3 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, इसका मतलब उसके हर लीटर पे मात्र 3 मोल पार्टिकल्स है, थोड़े कम है कंसंट्रेशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कंसंट्रेशन बस अब ये ध्यान रख लीजिएगा हमेशा मोल पर लीटर में होती है। किसमें बोलो? हालांकि जब मैंने चैप्टर शुरू करवाया था तब मैंने तुम लोगों को ऐसे बढ़ा दिया था कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, आप इसको 20 लीटर मान लीजिए, इसको 0 लीटर मान लीजिए, क्योंकि उस समय मोल लीटर पे बात करना नहीं चाह रहा था। मैंने बोला था ना आप लोगों को लीटर में नहीं होती किसी और चीज में, लेकिन समझने के लिए आप लोग समझ लीजिए कि समय 0 पर ऐसा है, कराया था कुछ ऐसा एग्जाम्पल मैंने, ठीक है? तो वो बस उस समय के लिए समझाने के लिए हम ऐसा ले लेते हैं। अदरवाइज जो आपको कंसंट्रेशंस लेनी होती है किसी भी चीज की, क्योंकि मैं आपको बता दूं आप जितनी भी रिएक्शंस करेंगे मेरे साथ, अभी मैं लेबोरेटरी वाली भी आपको चीजें कराऊंगा, मैं सारी रिएक्शंस तुम्हें एक्वस मीडियम में कराऊंगा। किसमें कराऊंगा? अब एक्वस मीडियम में पानी के अंदर ही मैं जिंक क्लोराइड मिलाऊंगा, पानी के अंदर ही मैं कोई और सॉल्ट मिलाऊंगा, पानी के अंदर मैं अमोनियम क्लोराइड मिलाऊंगा, सब कुछ पानी के अंदर मिलेगा ना। जब पानी के अंदर जब आप कुछ मिलाते हैं तो उसका अपना क्या होता है, कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि 1 लीटर पर बेसिकली कितना बेसिकली आपने सॉल्यूट लिया है, यही कंसंट्रेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सारी रिएक्शंस आप लोग एक्वस मीडियम में करते हैं, और एक्वस मीडियम में किसी भी चीज को अगर तुमने मिलाया है तो डेफिनेटली इट हैज सम कंसंट्रेशन। कोई ज्यादा टेंशन नहीं, तुम बस इतना ध्यान रखो कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में। किसमें? तो मोल डिवाइड बाय एल लिख दो, या वो एल की पावर 1 ऊपर जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, L-1। तो मोल पर लीटर, मोल टाइम बोलो किसमें, सेकंड में। ऐसा यूनिट सेकंड होती है तो बोलो यूनिट क्या आ गई, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। एक तो बच्चों ये वाली बात सिखानी तुम लोगों को, अब तो क्लियर है, किसी को यूनिट में तो पंगा नहीं है। अब से हमेशा रेट के पीछे आप लगाएंगे मोल पर लीटर पर सेकंड, कितने मोल पर लीटर हर सेकंड में शिफ्ट हो रहा है बेसिकली। क्लियर होगी ये वाली चीज़? एक तो ये वाली बात बतानी थी, कहीं ना कहीं जब आप बुकलेट पढ़ेंगे उसमें सब लिखा हुआ है, बस बीच में थोड़ा सा छोड़ दी थी वाली बात। दूसरी बात समझते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है कुछ ज्यादा लिख दिया ना, कुछ 11th क्लास का ध्यान नहीं आ रहा, कुछ ऐसा पढ़ते थे कुछ, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और क्वेश्चन भी आता था हर बार उसके ऊपर, जितना मुझे ध्यान आ रहा है फाइनल्स में भी आया था, आता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ निकालते हैं ये। कोई नहीं, बोर्ड पे देखो, अब तो पेपर हो गया है, इधर देखो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या माजरा है बेसिकली। आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जिसको मैं R और ऐसे लिख रहा हूं बच्चों। हमेशा किसी की कंसंट्रेशन को ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं, ये बात तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पिछले साल ही सीख ली थी, ठीक है? एक्टिव मास करके इनको बोलते हैं बेसिकली, आप लोग इसको ऐसे रखते हैं, बस इतना समझ लीजिए कंसंट्रेशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं, ठीक है? दूसरी चीज यहां पर बच्चों रखा गया टाइम। अब आप लोग ये टाइम सेकंड्स में चल रहे हैं। अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं बच्चों किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे वेरी करती है, तो सब बच्चे बताएंगे कि सर समय 0 पर उसका अपना एक इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, उसको मैं लिख देता हूं R0। बच्चों R0 क्यों लिखा समझो, इसका मतलब क्या है। R0 indicates that it is the reactant concentration at time 0, reactant concentration at time। अगर आपको नहीं लिखना छोड़ दीजिए, कोई ज्यादा अभी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद ये चीजें आने वाली हैं, बाद में कर लेंगे, अभी इस टॉपिक में जरूरत भी नहीं होती वैसे। लेकिन मुझे बस इतना बताओ कि टाइम 0 पर इसका अपना एक अमाउंट होगा कि नहीं होगा, और बिल्कुल टॉप मोस्ट अमाउंट होगा, बिल्कुल मैक्सिमम होगा। उस वक्त पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रोडक्ट का क्या चल रहा होगा, तो प्रोडक्ट के पास अगर मैं जाता हूं बच्चों, तो समय बिल्कुल जब शुरू होता है रिएक्शन का, तो उस समय जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है बच्चों, 0। तो ये 0 पे होगा, ये मैक्सिमम पे होगा। जैसे मैंने बोला था कि ये होगा मान लो 100 और ये मान लो कितना होगा, 0।
टाइम जीरो की सिचुएशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन अब जो समय बीतेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा। और जनरली हमारी जो रियल लाइफ में जितनी भी रिएक्शंस होती है ना, उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट ना घटने का तरीका थोड़ा सा ऐसा फॉलो करता है। दोबारा देखते हैं, ऐसे इस तरीके से कुछ, और मतलब कुछ अलग सा कुछ दिखा आप लोगों को, क्या दिखा? देखिए शुरू में ना एकदम से घटा और बाद में बड़ा धीरे धीरे घट रहा है। मतलब स्टार्टिंग में ना डिक्रीमेंट एकदम से स्टीप आता है। स्टीप डिक्रीमेंट मतलब एकदम से गिरती है वैल्यूज होती है रिएक्टेंट की। और अगर आप लोगों को इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है तो दिखेगा कि समय जीरो पर ना कंसंट्रेशन देखो इतना था, और मान लेते हैं मैं ये 5-5 के गैप पे बना लेता हूँ, लाइंस बनी भी हुई है हमारे पास, लाइंस बनी भी हुई है, दिख रहा होगा बहुत क्लियरली आप लोगों को, ठीक है ना। तो अगर मैं 5-5 के गैप पे बनाऊँ तो बिल्कुल पहले 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर बोलो कितना चेंज आया, 10 सेकंड में चेंज देखो कितना आया, इतने से सीधा इतना हो गया, मतलब इतना बड़ा चेंज आया। अरे समझो इस ग्राफ को, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला समय जीरो पर रिएक्टेंट इतना था और कुछ 10 सेकंड के बाद रिएक्टेंट इतना हो गया, मतलब इतना बड़ा चेंज आया। लेकिन अगले 10 सेकंड में आप चेंज बताना क्या बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, ध्यान से देख के बताओ। पहले 10 सेकंड में चेंज देखो कितना है बच्चों, पहले 10 सेकंड में चेंज इतना बड़ा हुआ है, मतलब रिएक्टेंट इतना घट गया। अगले 10 सेकंड के अंदर देखिए तो रिएक्टेंट इतना घटा है, बोलो है कि नहीं। और उससे अगले 10 सेकंड के अंदर अगर मैं दिखाता हूं तुम लोगों को तो और कम चेंज आया कि नहीं आया, बताओ। धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या हो रहा है, या रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। शुरू में रिएक्टेंट जब ज्यादा था तो रेट बड़ी तेजी से चल रही थी, रिएक्टेंट बहुत तेजी से घट रहा था। उसके बाद उसका घटना थोड़ा धीरे धीरे हो गया, इसीलिए तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हो गया कि शुरू में बहुत कम समय में बहुत तेजी से गिरा और उसके बाद उसका गिरना बहुत धीरे धीरे हो गया। बोलो है कि नहीं। अब जीरो भी नहीं हो रहा, देखो कितनी देर तक, बहुत देर तक समय चले जा रहा है बट जीरो नहीं हो रहा। ऐसा आप लोग घर में जिस समय नॉर्मल सिचुएशन ले लीजिए, आप लोगों ने म्यूर्जक भरा, म्यूर्जक तो सब जानते हैं पानी का भर देते हैं बेसिकली। जब शुरू में बिल्कुल फिल होता है, बिल्कुल फुल रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट मान लीजिए आपकी बाल्टी है बेसिकली, जग है जिसमें आप पानी भरना चाह रहे हैं, समझिए नीचे की तरफ। तो जब रिएक्टेंट पूरा फुल होता है, शुरू में टैप में से पानी कैसे आता है, बहुत तेजी से आता है। तो शुरू में आधा जो टैंक होता है ना, आधा जो म्यूर्जक होता है बहुत तेजी से खाली होता है, बोलो है कि नहीं। लेकिन बाद का आधा वाला बहुत धीरे खाली होता है। तो जब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होता है तो उसमें चेंजेस एकदम से आते हैं, चेंजेस बहुत तेजी से आते हैं। और जिस समय रिएक्टेंट कम होने लगता है, रिएक्टेंट की रिएक्शन की रेट बोलो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये इस चैप्टर में मैं तुम्हें आगे चल के डिटेल में ही पढ़ाने वाला हूं कि ऐसा सिर्फ हर रिएक्शन में नहीं होता, कुछ रिएक्शंस में ऐसा भी होता है कि वो कांस्टेंट रेट से घटती है, और कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि शुरू में तेजी से घटती है, बाद में धीमे घटती है। तो ये टाइप्स हमारे इस चैप्टर के अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूँ कि कुछ जनरल रिएक्शन हमारी रियल लाइफ में ऐसी ही देखने को मिलेगी, जब चीज़ ज़्यादा होती है तो खत्म तेजी से होती है, बोलो है कि नहीं। पैसे वाला भी एग्जाम्पल यही है, अगर पैसा बहुत सारा है आपके पास तो खत्म होने की रेट भी बोलो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा तेजी से आप खर्च करेंगे उसको। पैसा जैसे जैसे कम होता जाएगा आपके पास से पैसा निकलना भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, बोलो है कि नहीं। अच्छा, लेकिन जब रिएक्टेंट बहुत तेजी से घटा तो प्रोडक्ट उसी दौरान बहुत तेजी से बढ़ा, तो इसकी स्ट्रिपली डिक्रीज करता है और स्ट्रिपली इंक्रीज करता है। जैसे ही वो धीरे धीरे घटता है ये भी बाद में धीरे धीरे बढ़ता है। ये तो बच्चों इनके ग्राफ हो गए कि कंसंट्रेशंस कैसे वेरी करती हैं प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। यहां तक में कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो फटाफट से, पक्की बात है, प्रॉब्लम है कुछ। चलो अब बात करते हैं सर एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में सर फर्क क्या है बेसिकली। तो बच्चों एवरेज रेट क्या होता है वो देखते हैं, पता होना चाहिए बस। कोई बच्चा मुझे बताएगा वैसे क्या फर्क होगा इन दोनों में। कौन सा? इंस्टेंटेनियस बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए होता है और एवरेज चलो कुछ कुछ तुम लोगों को पता है, जिस तुमने 11th क्लास में पढ़ा है, कुछ कुछ वैसा ही। देखिए आप एवरेज की बात कब करते हैं, मैं यहाँ से मान लीजिए 2 घंटे की ड्राइव करके हरियाणा में कहीं गया, ठीक है, 2 घंटे की ड्राइव करके, तो किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी स्पीड क्या रही है, तो मैं पूरा एक सिंपल सा कैलकुलेशन करूँगा। मैंने 100 किलोमीटर तय करे 2 घंटे के अंदर, तो मेरा एवरेज स्पीड आया 50 का। कितने का आया? 50 का। मैंने बोला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की मेरी एवरेज स्पीड रही, ये एवरेज स्पीड है मेरी। लेकिन कोई अगर मुझे पूछेगा कि भैया बिल्कुल इस जगह पर जब आप करारा स्कूल के सामने से जा रहे थे उस समय आपकी स्पीड क्या थी, तो वो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। हो सकता है उस वक्त मेरी स्पीड 10 की हो सकता है उस वक्त मेरी स्पीड 80 की हो, 50 ना हो, बेसिकली उससे ज्यादा चल रही है, उससे बोलो क्या चल रही है, कम चल रही है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए एवरेज ना एक लंबे इंटरवल में बात होती है, क्या होती है बोलो, लंबे इंटरवल में एवरेज की बात होती है, और इंस्टेंटेनियस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई तुमसे तुम्हारे पेपर में मार्क्स आए, अभी मार्क्स आएंगे, मैं पूछूंगा तुमसे कितने मार्क्स आए, एक तुम बताओगे मुझे एवरेज कि सर मेरा एवरेज आया 75%, मेरा एवरेज आया 35%, ये एवरेज बताओगे।
एक होता है मैं इंस्टेंटेनियस पूछूं फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, तो ये कैसा हो गया, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस पे उस पॉइंट पे जाके हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो बेसिकली जब आप एवरेज रेट की बात करते हैं ना, तो आप बोलेंगे सर एवरेज रेट कैसे निकलेगा। अब एवरेज रेट निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप बोलोगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। कहीं सर वही तो चीज, वही तो फॉर्मूला पढ़ रहे थे हम। यस, आप लोग बिल्कुल जो अब तक पढ़ रहे थे ना, जो अब तक आप लोग पढ़ रहे थे वो एवरेज रेट ही पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एवरेज रेट ही। कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई रिएक्शन में मैं, हाँ इसी को ले लेता हूं, इस वाले ग्राफ पे करा देता हूं, आ जाओ बच्चों इधर। मान लीजिए किसी ने पूछा कि बताओ जरा इस समय t1 से लेकर t2 समय के बीच में, और t2 समय यहां पर बता दिया, इस t1 से लेकर t2 समय के बीच में बताइए कितना एवरेज रेट रहा है रिएक्शन का। तो आप कहेंगे सर रेट निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप बस ये बताइए कितना समय निकला हुआ है और कितना चेंज आया, बस उसके थ्रू पता लगेगा कितना रेट चल रहा था। जिन बच्चों ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा वो जानते हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आपको बस यही देखना है सर इतने समय में कितना कंसंट्रेशन शिफ्ट हुआ, कितने का प्रोडक्ट में चेंज आया, इससे पता लग जाएगा बेसिकली कि कितनी रेट से रिएक्शन चल रही है। बोलो है कि नहीं? तो आप बोलेंगे सर t1 समय पे मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में देखूंगा, बोलो कितना होगा p1। अरे t1 पे कितना होगा p1, t2 पे कितना होगा p2। सर मैं ऐसे में एवरेज रेट पता है क्या बोलूंगा, सर मैं बोलूंगा एवरेज रेट जो होएगा वो क्या होएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ t। बेसिकली वही बात है सर, वही तो बात है, t2 माइनस t1 और p2 माइनस, अरे वही तो चीज होती है डेल्टा p बाय में, बोलो क्या चीज वही आएगी बेसिकली। बस रिएक्टेंट की टर्म्स में तुम लोगों को वही काम करना है। फिर से बोलो रिएक्टेंट की टर्म्स में अगर करना हो तो मैं क्या करूंगा सर, t1 समय पे बोलो कंसंट्रेशन कितनी बोल दी मैंने r1, t2 समय पे बोलो कितनी बोल दी r2। और मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ जरा कितनी रेट है, कितनी रेट है। चलो मैं एक काम करता हूं, इस वाले को ले लेता हूं t2। t2 समय पे कितनी बोलो, तो मैंने बोला r2। बोलो एवरेज रेट बच्चों कितना आएगा। ढंग से सीखना है, छोटी छोटी बातें होती हैं, बताइए ये टॉपिक्स बच्चों को भी मुश्किल हो जाते हैं, मुश्किल नहीं होते, बस थोड़ा सा ध्यान सुनना होता है। एवरेज रेट कितना आएगा सर, बोलेंगे भाई सर फाइनल माइनस इनिशियल बोलना होता है, टाइम तो बोलेंगे वही t2। अब t2 के वक्त पे कंसंट्रेशन है r2 माइनस में क्या, लेकिन आप जानते हो r2 तो कम हो चुका है, r1 की वैल्यू ज्यादा है, तो बेसिकली रिजल्ट तो माइनस में आ जाएगा, उधर नहीं आएगा। बेसिकली p2 ज्यादा ही होता है p1 से, तो वहां तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसीलिए तो आप लोग जानते हैं कि इसके आगे बोलो जानबूझकर माइनस लगाया गया है, ताकि मेरी रेट का आंसर बोलो कैसा है, पॉजिटिव में है। कैसा है बोलो, समझे कि नहीं समझे? जो नहीं समझे वेट करिए, एक बैकअप क्लास मैंने आपको बोला था इस मंथ के एंड में लगेगी बेसिकली, ठीक है, उसका इंतजार करिए। जिन बच्चों के पास समझ में नहीं आई, क्योंकि पहला टॉपिक ही इस चैप्टर का रेट ऑफ रिएक्शन था, ठीक है ना। चलो भाई, तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे, बोलो बच्चों माइनस का डेल्टा r बाय में डेल्टा। सर जो आप एवरेज रेट पढ़ रहे हैं कुछ नहीं है, एक लंबा सा इंटरवल में जितना भी कंसंट्रेशन में चेंज आया अगर वो आपको पता है तो बोलो क्या निकालोगे, एवरेज रेट। क्या निकालोगे? लेकिन अब आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट पे, अब आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट पे। ये इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है सर? जब सर बात करी जाए किसी रिएक्शन में, तब बोले कि भाई मुझे तो ना बिल्कुल इस इंस्टेंट में बताओ रेट कितनी है, इस इंस्टेंट में बताओ कितनी रेट है। तो आप कहोगे कि देखो भाई रेट तब तक तो पता नहीं लग सकती जब तक मैं चेंज ना बताओ। क्या ना बताओ बोलो, चेंज। जैसे कि मैं तुम लोगों को, मैं 11th क्लास में भी ये बात सिखाता था कि कोई तुमसे बोले कि बताओ जरा इस गाड़ी की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इस गाड़ी की तुमसे बोले बताओ इस वक्त पर एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन तो आप लोग बताते थे कि जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या टाइम, इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कितना लगेगा। एक्सेलरेशन मतलब तो चेंज इन कितना, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है कितने समय के साथ। तो आप कहोगे यार देखो अगर मुझसे आप इंस्टेंट में पूछ रहे हो ना, मैं बता तो दूंगा इंस्टेंट पे, लेकिन मुझे ना देखो भाई अगर एक्सेलरेशन बताना है तो मुझे टाइम में तो चेंज देखना पड़ेगा, कितने समय में कितना वेलोसिटी बदला। मेरी बातों को अच्छे सुनना, आ जाएगा समझ में कि आप ये कह रहे हैं मुझे अगर इंस्टेंटेनियसली बताना है तो मेरे को बस इतना चाहिए कि मेरे को ना बस थोड़ा सा समय दे दो कि इस वक्त पर ना 0.01 सेकंड का समय दे दो। चाहे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि भैया किसने बोला बताओ मेरे को तो इस इंस्टेंट में बताओ कितनी एक्सेलरेशन है, तो मैंने कहा मैं इसी इंस्टेंट में बताऊंगा, थोड़ा सा समय का चेंज दे दो बस मुझे। समझो इस पॉइंट को। अगर मैं लंबा समय का चेंज लूंगा तो बात एक इंस्टेंट पे नहीं रहेगी। मैंने कहा मैं इसी इंस्टेंट में बात करूंगा, बस थोड़ा सा समय मांग रहा हूं आपसे कि 0.01 सेकंड में मुझे देखना तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो बोले बहुत थोड़ा सा समय में चेंज लिया, जब बहुत थोड़े से समय में चेंज लिया तो जो वेलोसिटी में चेंज आया वो भी बहुत कैसा आया होगा, थोड़ा ही आया होगा। तो वेलोसिटी में जो चेंज आया थोड़ा सा, थोड़े चेंज को हम डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बोलो, डी से। तो मैंने बोला इंस्टेंट में बात करनी है मुझे, इसलिए मैं टाइम में चेंज कैसा ले रहा हूं, थोड़ा सा।
कैसा ले रहा बोलो, थोड़ा सा, कि थोड़े से इस समय के अंदर थोड़ा सा जो वेलोसिटी में चेंज आया वो मान लेते हैं 0.04 मीटर पर सेकंड का है। कितने का बोलो, 0.04 मीटर पर सेकंड का। ईश्वर इधर, तो एक्सेलरेशन कितने का बना, तो मैंने कहा एक्सेलरेशन बना भाई dv बाय में बोलो क्या, dt, कि सर इतने का टाइम का चेंज लिया और इतने की सर वेलोसिटी उस दौरान चेंज हुई, तो बोलो कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्क क्या है बच्चों, समझो मेरी बात को। जब उसने मुझसे एवरेज पूछना था तो मैं बोलता कि भैया देखो एवरेज पूछ रहे हैं ना, तो सर मैं बहुत लंबा समय का इंटरवल का चेंज दे सकता हूं कि इस समय से लेकर उस समय में जो भी चेंज आया, मान लेते हैं, फोकस करना, बात ध्यान से सुनते रहोगे ना तो जड़ से समझ जाओगे चीज क्या है एक्चुअली में। और यहां पर मान लो टाइम हुआ है बच्चों 5 सेकंड का, तो 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में एवरेज के लिए मेरे पास लंबा समय होता है। और मैंने बोला इस दौरान इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो 5 मीटर पर सेकंड है। अरे टाइम 0 पे हो सकती है ना 5, अरे इनिशियली किसी की स्पीड हो सकती है, मैंने जिस गाड़ी को जिस समय देखा वो मेरे लिए इनिशियल टाइम होता है, उसमें उसकी स्पीड 5 की थी, और मैंने देखा कि 5 सेकंड बाद जो उसकी स्पीड है ना बच्चों वो हो चुकी है 40 की। कितनी हो चुकी है, तो कोई पूछे कि बताओ जरा इस ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट के बीच में, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, बोलो एवरेज एक्सेलरेशन। फोकस करेंगे बच्चों तो बोलेंगे टाइम में चेंज कितने का, 5 का, टाइम में चेंज कितने का बोलो 5 का, और वेलोसिटी में चेंज कितने का बोलो 35 का। आंसर बोलो कितना है, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर एवरेज रेट या एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज वेलोसिटी के दौरान आप एक लंबा इंटरवल में लंबा चेंज देख सकते हैं, बट इंस्टेंटेनियस के दौरान आपको उसी इंस्टेंट में बताना है। तो आप ये बोलेंगे देखो यार बिना चेंज के तो मैं बता नहीं पाऊंगा, सोचना है बिना चेंज के देखे कि भैया कितना वेलोसिटी में चेंज आया कितने समय में, इसके बिना तो मैं बता पाऊंगा नहीं। लेकिन आपने बात इंस्टेंट बोली तो मैं इंस्टेंट पे ही रखूंगा, मैं बस उस इंस्टेंट पे थोड़ा सा चेंज मांग रहा हूं। अगर मैं बहुत थोड़ा सा चेंज ले रहा हूं, अगर मैं टाइम में बहुत थोड़ा सा चेंज दे रहा हूं, तो आपको नहीं लगता कि बात लगभग इंस्टेंट पे ही हो रही है, बात लगभग, लेकिन बिना चेंज लिए आप इंस्टेंट पे चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक्सेलरेशन बिना वेलोसिटी में चेंज देके कंसीडर या निकाल ही नहीं पाओगे। आप कभी भी किसी रिएक्शन की रेट तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको कहना पता हो बोलो चेंज कितना हुआ कंसंट्रेशन में और कितने समय में हुआ। तो आप ये कहोगे मुझे समय पे आप पूछ रहे हो ना, मुझे इस समय पे आप पूछ रहे हो ना, तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे बस क्या चाहिए बताओ जरा। यस बहुत अच्छे, मुझे बस सर इस समय पर ना, मुझे बस इस समय पर थोड़ा सा, बोलो थोड़ा सा कितना, मैं थोड़ा सी स्ट्राइप बना देता हूं एक, मैं कहूंगा सर थोड़ा सा dt समय का चेंज लूंगा, थोड़ा सा उस dt समय में कुछ तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बदला होगा, बोलो बदला होगा कि नहीं बदला होगा, थोड़ा ही बदला होगा, थोड़ा ही बदला होगा। लेकिन बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बहुत थोड़े से समय में बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, उसको मैंने dp लिख दिया। क्या लिख दिया बोलो dp, क्योंकि थोड़ा चेंज है बेसिकली। और थोड़ा थोड़ा क्यों कर रहा हूं भाई मैं, क्योंकि बात उसने बोली इसी इंस्टेंट में रहनी चाहिए, तो मैंने कहा इसी इंस्टेंट में रहेगी, मैं ज्यादा आगे पीछे जा ही नहीं रहा, बस इसी वक्त पर थोड़े से समय में देखूंगा कितना चेंज आया, उससे मैं बता दूंगा बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट कितना आया। बोलो तो इंस्टेंटेनियस रेट बोलो कितना होगा, dp बाय में dt। आप कंफ्यूज मत होइए कि डेल्टा और डी में फर्क क्या होता है। सर डी स्टैंड तब करता है जब चेंजेस बहुत छोटे होते हैं, जब चीजें मुझे इंस्टेंट पे कैलकुलेट करनी होती है तो मैं डेल्टा की जगह पे कौन सा शब्द इस्तेमाल करता हूँ, डी इस्तेमाल करता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको और थोड़ा मैथमेटिकली अगर मैं घुस जाऊं ना तो ये कहते हैं, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा वो समझ जाएंगे कि व्हेन डेल्टा टी नियरली अप्रोचेस जीरो, व्हेन डेल्टा टी, जब टाइम में चेंज बहुत जीरो के सामान्य है बिल्कुल। अरे ये क्या चीज आ गई, मैथ्स वाले बच्चे लिमिट्स पढ़ते हैं आपको पता होगा। बेसिकली जब डेल्टा टी टाइम में चेंज लगभग जीरो के बराबर है, इक्वल टू जीरो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसे एरो बनाने का मतलब होता है बहुत थोड़ा चेंज लिया है समय में, लगभग ऐसे चेंज लिया है 0.0001 सेकंड का, मतलब बहुत थोड़ा चेंज लेने का मतलब होता है लगभग जीरो के बराबर चेंज। कितने बराबर चेंज, तो उस दौरान में जो भी बेसिकली चेंज आया होगा प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में वो मैं कंसिडर कर लूंगा और उसको बोलो क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। नहीं आया समझ में, कुछ ज्यादा ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कहीं सोचे ना तुम लोग ये बहुत मुश्किल सी चीज है ये। रिएक्टेंट के केस में क्या करोगे बताओ, फटाफट से बोलो, रिएक्टेंट के केस में क्या करोगे। सर वही बात है, सर मुझसे किसी ने इस समय पे पूछा तो मैं कहूंगा सर इस समय पर मैं थोड़ा सा समय का चेंज लूंगा और उस थोड़े से समय के चेंज में बोलो क्या करूंगा, थोड़ा सा रिएक्टेंट का चेंज दिख जाएगा, उसके जरिए बोलो मैं क्या बता दूंगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट बोलो क्या होगा, डी आर बाय में डी टी, बस माइनस का। और मैं बताऊं इस पर कोई खास कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बस तुम लोगों को क्या पता है एमसीक्यू में ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। तो आप लोगों को ऑप्शन में ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, तो ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस के लिए तो भैया स्मॉल चेंज देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो डी वाला जो होगा वो इंस्टेंटेनियस का होगा। एवरेज के दौरान आप बड़ा चेंज कंसिडर कर सकते हैं तो डेल्टा ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो अब मुझे बताओ जरा
दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। चैप्टर के बीच में नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करेंगे सब कुछ, लेकिन हो सकता है चीज़ें हम आगे पीछे करें, करना सब कुछ हमें। तो यहाँ तक की बात में मुझे बताइए, दोनों ग्राफ को लेके कोई दिक्कत लग रही है तो बोलो। टाइम ले लीजिए नोट करने का, थोड़ा बहुत देखना है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नहीं आता इसके ऊपर कुछ नहीं है। आ जाओ, बच के जाना बस इससे। बुकलेट है किसी बच्चे के पास? देना, कोई नहीं, संभल के जाने से। ठीक है, अब ये जो ग्राफ दिया हुआ है, अब समझ में आ जाएगा। इस ग्राफ में बहुत सी चीजें दी हुई हैं, डीपी बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। अब क्लियर है? ठीक है, रेट लॉ वाली बात भी हो गई है। चलिए, अर्जुन आया? समझ में नहीं आया? क्या हुआ? नितिन नहीं आया समझ में? आसान सी चीज है। स्लोप बेसिकली tan थीटा बोल सकते हैं, उस तरह का कुछ नहीं बनेगा, चिंता मत करो। क्योंकि कहने के स्लोप पे क्वेश्चन तभी बनते हैं जब लाइन स्ट्रेट जा रही हो। हमारे में कर्व को लेके स्लोप पे बातें होती ही नहीं है 12th लेवल तक, इसलिए उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वैसे स्ट्रेट लाइन तक बात कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बात करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको जब थोड़ा सा कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे ना, तब बता दूंगा उसका स्लोप का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा। लेकिन पहले आप लोगों को जो मैं ये मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एकेडमिक वाला, जो बेसिकली आपका सीबीएसई वाला रहेगा, ये मजबूत रखना। फिर तुम्हें मैंने इस चैप्टर के ना थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो बेसिकली नीट या जेईई लेवल तक आपको आ सकते हैं। फिर तुम लोगों को पता लग जाएगा कि एक्चुअल चीज़ क्या रहती है। लेकिन उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, जो मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूँ ना, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। फिर तुम्हें बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तुमने ये सोचा कि मैं डायरेक्ट वो वाली चीज़ें करा दूँ, वो बीच में लूप होल रहेगा ना, कोई फ़ायदा नहीं है। पहले ये इतना अच्छा रखना अपना कि वो समझने में बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को। आ रही बात समझ में? ये अच्छा करो पहले, जितना बेहतरीन कर सकते हो। भाई कंफर्म तो हुआ है, अभी ऐसा कोई नेगेटिव प्रपोजल तो नहीं है। देखो वैसे सीबीएसई बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, कर नहीं पाता लेकिन कुछ भी। हाँ नहीं यार, सीबीएसई तुम लोगों को पास करने की बहुत कोशिश करता है, बहुत। बच के आने शुरू से, मतलब आपको मैं कभी इवैल्यूएशन ड्यूटी में नहीं गया था, मैं अब जा रहा हूँ। मुझे पहली बार पता लगा, तुम लोग 10th क्लास में पढ़ते हो ना, तो अरे मतलब पढ़ते थे जब, तुम्हें मैथ्स में 80 नंबर का पेपर होता था, 27 ही होते हैं। पता है सीबीएसई इतना वो रखती है लीनियंसी कि अगर 13 नंबर भी बच्चे के आ रहे हो, 13, तो कहती 20 नंबर उसको दे दो इंटरनल में, चाहे स्कूल वाले टीचर ने कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। 20 दे दो, और 20 में से 20 दे दो, और पूरा 100 में से कितना बना दो और कर दो इसको पास, कर दो। बल्कि ऐसा कहते हैं कि थ्योरी में पास होना जरूरी है और उसमें अलग ना, लेकिन ऐसा भी कर रहे हैं। 11th में थोड़ा सा पंगा रहता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, फेल बिल्कुल टीचर को ना लास्ट ऑप्शन होता है। जब बच्चा ना बिल्कुल कुछ भी नहीं करके आया होता ना, जब उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता, अरे नहीं होता बच्चों ऐसा। मैंने ना बहुत बच्चों को ना 10 से 13 पहुंचाया है, 10 से 13 कराया बहुत बच्चों को कि पास हो जाए किसी तरीके से। नहीं लिखते नहीं है भाई, हमारे पेनल्टी आ सकती है अगर हम लिख देंगे तो, राइटिंग पहचान ली तो। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे को इतनी छूट होती है कि हम बच्चों के लिए हित में सोचते हुए कहीं ना कहीं 1 नंबर की जगह 1.5 नंबर दे देते हैं।
क्वेश्चन तो होता 2-3 नंबर का, लेकिन हमें लगता है कि दे देना चाहिए तो फालतू का भी नंबर दे। हाँ ये कह सकते हैं। 100-200 रुपये। एक बच्चे ने अपना व्हाट्सअप नंबर लिख के दिया हुआ था कि हाँ मुझसे आप इस पे संपर्क कर सकते हैं सर, मेरे को पास ज़रूर कर देना, मैं जॉब भी करता हूँ इसलिए मैं पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत थोड़ा बहुत कमाता हूँ, अपने घर का खर्चा चलाता हूँ, प्लीज़ सर मुझे पास। वो हो गया, वो पास ही हो गया, 15 नंबर आ गए उसके, वो खुद ही पास हो गया। ये 10th के बोर्ड के। एक बच्चे ने 3 गाने लिखे हुए थे, 3 गाने लिखे हुए थे पेपर के, 3 गाने, और मुझे वो गाने भी याद नहीं है, पता नहीं कौन सा एक जुल्फों वाला गाना लिखा हुआ था, तेरी जुल्फों में खो जाऊं ऐसे करके कुछ इस तरह का कोई समथिंग गाना लिखा हुआ था। बहुत खतरनाक बच्चे हैं भाई, पता नहीं फिर सोचते कैसे पास हो जाएंगे बताओ। तो बोर्ड का शीट जो होता है ना, किसी को नहीं पता होता किसके पास जा रहा है ना। 11 देखो मैं जनरली बता रहा हूँ, 10 भी नहीं बल्कि 100 में से 95 मान लो टीचर्स जो है ना, कभी भी चाहे वो तुम्हारे ऊपर मुंह पे कितने भी तुम्हारे खड़ूस हो ना, लेकिन जिस समय पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, वो उस समय आपके लिए सॉफ्ट रेटेड ही होते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को, ये फाइनल्स के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में हो सकता है आपको फेल कर दें, लेकिन जब फाइनल्स का पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, ये भी मैं बहुत बड़ा नंबर बता नहीं तो 99 बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि हम टीचिंग कम्युनिटी से हैं तो हमें पता लग जाता है, हम बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं टीम में। आपके सामने आपको टीचर ना बहुत ऐसा लगता है कड़वा है ना, कुछ कुछ बोलता है तेरे को तो फेल करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो पेपर चेक कर रहा होता है ना, वो आपको कोशिश यही करता है कि मैं किसी तरीके से इसको बाउंड्री पे ले आऊँ, ये पास हो जाए, इसका साल खराब ना हो। लेकिन बच्चे ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ लिख के नहीं आते, फिर सोचते हैं टीचर पास कर दे। भाई वो कैसे करे, लेकिन वो हो जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा पास, तुम देख लेना। तुम्हारे स्कूल का एग्जांपल है, अरे साहिल सर है बहुत सख्त है ना तुम्हारे स्कूल में। साहिल सर ने पिछले साल निखिल को ये कहा था कि तू लिख के ले ले, तेरे को 20 नंबर भी नहीं दूंगा 30 में से प्रैक्टिकल में, और उसको बिल्कुल खुला बोलते थे, सबके सामने बोलते थे। और उस लड़के के नंबरों के लिए ना उन्होंने एक्सटर्नल से ना इतनी रिक्वेस्ट करी कि मैम इसके प्लीज़ 29 लगवा दो, प्लीज़ 29 लगवा दो। देख रहे उसके नंबर बहुत अच्छे लगवाए। वो बोलने में भले ही टीचर सामने जैसा मर्जी करे, आपको डराए धमकाए कुछ भी, लेकिन अंदर से टीचर वैसा ही होता है कि आप लोगों के लिए अच्छे के लिए ही सोच रहा होता है। ठीक है अरे यार देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा भाई एक चीज़ मैं तुम लोगों को बोल रहा था, मुझे ये बताओ, आज बेसिकली यूनिट समझ में आ गई तुम लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब मैं तुम लोगों को लेके आता हूँ एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस पे, जिसको लेके हमने अभी तक चर्चा नहीं करी है, लेकिन वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर ये तीनों टॉपिक जो है ना पूरी तरीके से समाप्त होंगे हमारे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर के आगे से शुरू करेंगे। अभी ऑर्डर खत्म नहीं हुआ है, ऑर्डर में चीज़ें और भी हैं, लेकिन रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे उस पर ग्राफिकल क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, वो खत्म हो जाएंगे। अब आ जाओ एक कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट कहीं भी कर लेते हैं जहां पर हमारे पास जगह हो। इसी को निपटा लेते हैं। चलो ना आओ, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ सिखाऊंगा, इसको ढंग से सुनना। भाई एक बात सुनो, आप लोगों के पास एक रिएक्शन है AA BB CC और DD, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कैसे लिखते हो आप लोग? बहुत बार लिख ली, अब तो ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए। चलो अब कुछ बताता हूं इसके अंदर से। देखिए आप लोगों को अगर कोई ये बोले कि भाई A और B रिएक्टेंट जो हैं वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, और C और D बेसिकली क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। तो अगर कोई बोले कि बताओ C कितनी रेट से अपीयर हो रहा है, वो कैसे पता लगेगा? तो आप बोलोगे देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो C की टर्म्स में कितनी है, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन तो C की टर्म्स में बोलो कितनी है, 1/C इंटू में डेल्टा C बाय में डेल्टा T।
बट अगर कोई आपको बोले कि सी कितनी रेट से अपीयर हो रहा है, तो किसी का रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे पता लगेगा कि उसमें कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या, टाइम। भाई मैं किसी का अपीयरेंस रेट कैसे देख सकता हूं, क्या चीज, मैं कैसे बता देता हूं कि कोई चीज कितनी अपीयर हो रही है, तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि उसमें कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या, टाइम। तो मैं कहता हूं जो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी है विदाउट सी, विदाउट स्मॉल सी, फोकस करिएगा मेरे शब्दों पे, मैं बोल रहा हूं यहां से आपको 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में हर बार मिलता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला ये डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, बोलो क्या है, दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ स्मॉल सी में इंक्लूड, मैंने बोला सी का जो रेट ऑफ अपीयरेंस है वो कैसे पता लगेगा, उसमें कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या, टाइम। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है 1/स्मॉल c टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सी का जितना रेट ऑफ अपीयरेंस है उसका 1/c टाइम्स, और ये सी बेसिकली उसका स्टोइचियोमेट्रिक क्या है, बोलो कोएफिशिएंट है। कोई दिक्कत नहीं, अभी सुनते चलिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चीज किसको इंडिकेट करती है, बताओगे जरा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, चलो बताना जरा फटाफट से माइनस के साथ, ये चीज किसको इंडिकेट करती है, अरे बस तुम समझ गए जल्दी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, और ये वाली चीज किसको इंडिकेट करती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब आप कहेंगे सर इससे क्या पता लगता है, इससे क्या क्वेश्चन बेसिकली बनने वाला है, तो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन ही कराता हूं सीधा ना, बात करेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन ये है N2 प्लस में 3H2 गिव राइज टू 2NH3, कहता है कैलकुलेट द rate of appearance of NH3 if the rate of disappearance of H2 is 12 इंटू में 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है भाई आपके सामने, जल्दी से करके दिखा दीजिए मुझे। ये क्वेश्चन तुमने नहीं करा अभी तक इस तरह का, सोचिए, दिमाग लगाइए, करिए। कहीं भी दिक्कत आती है आपको बताना, इंटरप्ट करना है कि सर टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, चुपचाप नहीं बैठ रहना। अभी मैंने समझाया भी नहीं है प्रॉपर्ली, आप बस क्वेश्चन करके देखिए, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा कैसे। मैंने पूछा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना होगा अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इतना है, हाँ 8 इंटू 10 टू द पावर -4। लगन का आंसर आया भाई 8 इंटू 10 टू द पावर -4। यशिका का भी इतना ही, आशीष का भी इतना ही, तो बहुत बच्चे 8 इंटू 10 की पावर -4 को फेवर कर रहे हैं भाई। माइनस में आएगा, चलो देखते हैं। लगन माइनस में आएगा प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, यशिका प्लस में आएगा। चलिए कुछ बच्चे प्लस में, कुछ बच्चे माइनस में, कुछ बच्चों के भी आंसर नहीं आए हैं। अर्जुन क्वेश्चन कर, अरे आसान है, ट्राई करो। लवेश हो गया, खाली नहीं बैठना बिल्कुल। -8 इंटू 10 की पावर -4। चलिए तनीषा का -8 इंटू 10 की पावर -4। तनीषा, दूसरी तनीषा पॉजिटिव, 8 इंटू 10 की पावर -4 पॉजिटिव में आएगा। चलिए चलिए गाइस, तो बोर्ड पे देखिए भाई, आप लोग देखते हैं किस बच्चे का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। सो गाइस आपके सामने जो रिएक्शन थी उस हिसाब से तुम लोग रिएक्शन की रेट को क्या लिखते हैं, देखो भाई N2 के हिसाब से क्या लिखते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। बिल्कुल ठीक है सर। 1/3 माइनस में चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और यहां आएगा 1/2 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके गाइस, अब आ जाइए फटाफट से, ये बात बिल्कुल सबने सही लिखी थी। अब मेरी बात को फोकस करना बच्चों। आपको बोलता है कितना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 होगा, लिखो मत, कशिश हो रही है यहाँ पर ध्यान दो। आपसे पूछा गया कितना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 होगा, NH3 कितनी रेट से अपीयर होगा। अगर उनको पूछे NH3 कितनी रेट से अपीयर होगा तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। वैसे कोई चीज कितनी तेजी से अपीयर हो रही है उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, उसमें कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या, टाइम। अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं, मैं साइड में लिखने को पूछूं आपसे कि भाई मुझे साइड में लिख के बताओ कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कैसे पता लगाऊंगा मैं, तो आप कहोगे सर उसमें चेंज देखो कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या, टाइम। ऐसे पता लगा जाएगा भाई। तो एक्चुअली में ये चीज किसको इंडिकेट करती है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, बोलो है कि नहीं।
और मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। H2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे पता लगेगा, उसमें जितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, टाइम। बस क्योंकि डिसअपियरेंस था, क्या था बोलो, डिसअपियरेंस, तो इसलिए बोलो कैसे साइन लेते हैं, बोलो माइनस में। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि बताओ H2 कितनी रेट से डिसअपियर हो रहा है, तो आप बोलोगे कैसे पता लगेगा, उसमें कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, टाइम। तो आप बोलोगे सर चेंज जितना हो रहा है H2 में विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, टाइम, बस माइनस आएगा बेसिकली ताकि प्लस में साइन आ जाए। आपको पता है कि वो घट रहा होगा, डिसअपियर हो रहा, घट रहा होगा। अरे नहीं आ रहा समझ में, फोकस करें, जो भी आप रेट का फॉर्मूला लिखते हैं ना बच्चों, उसी पे ध्यान देना है। और बच्चों ध्यान से ये माइनस के साथ मिला के बोलो क्या चीज है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। वो डिवाइड बाय 3 अलग है भैया, समझ रहे हैं मेरी बात को। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया और ये 1/2 बेसिकली अलग चीज है। वो तो रिएक्शन की रेट जो है वो किसके बराबर है, पढ़ना सीखिए। रिएक्शन की रेट किसके बराबर है, जितनी रेट से अमोनिया अपीयर हो रहा है डिवाइड बाय बोलो क्या 2, जितनी रेट से हाइड्रोजन डिसअपियर हो रहा है बेसिकली डिवाइड बाय बोलो क्या 3, है ना। तो मैं अभी इन दोनों से ही बात करूंगा क्योंकि मेरे को इसका कोई मतलब नहीं, मेरे से रिएक्शन की रेट नहीं पूछी, मुझसे बस ये पूछा अमोनिया कितनी रेट से अपीयर हो रहा है, अगर हाइड्रोजन इतनी रेट से डिसअपियर हो रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आ रहा समझ में। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, इन दोनों को बोलो क्या करूंगा, इक्वेट। फटाफट से देखिए बच्चों क्या बोलेंगे सर, इस हाइड्रोजन वाले को लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इनटू बोलो कितना है 1/3, बराबर में बोलो कितना 1/2। मुश्किल है क्या, अर्जुन नहीं आया समझ में, यही तो बात मैंने ऊपर सिखाई थी आप लोगों को। तो बताओ बराबर से कितना आएगा बोलो, तो 1/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, कहाँ गया 12 इंटू में 10 की पावर -4। समझ में आ रहा है सबको। और बताओ इधर 1/2 और हमें निकालना है बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, तो मुझे बताओ जरा 2 इधर आएगा, 3 से वो 12 4 पे कटेगा, 4 से 2 मल्टीप्लाई होगा, बोलो कितना आ गया 8 गुना में 10 की पावर। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में वो तुमसे साथ के साथ एक क्वेश्चन और कर दे, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट विल बी द, बोलो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट। बहुत अच्छे शिवांश ने निकाला सर इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको या तो 2 से डिवाइड कर दो, इसको या तो 2 से डिवाइड कर दो, या हाइड्रोजन की रेट ऑफ डिसअपियरेंस को 3 से डिवाइड कर दो, तो रिएक्शन का रेट आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है रिएक्शन की रेट और रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस किसी चीज का वो क्या होता है, अलग चीज है बेसिकली। नहीं आ रही बात समझ में, तो अगर मुझसे रिएक्शन का रेट पूछो तो मैं क्या बोलूंगा, अरे भाई नहीं आ रहा समझ में तो मेरे को बताइए। तो रिएक्शन का रेट बोलो क्या होगा, सर उसके तो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं हमने। अब मुझे इसका डिसअपियरेंस का रेट दिया हुआ था कितना, बोलो 12 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 3 करूंगा, आंसर बोलो कितना आएगा 4 इंटू 10 की पावर -4। चलो आप कहते हैं मैं उससे निकालूंगा, मैं इससे निकालना चाहता हूं, तो इसका भी तो आंसर आ चुका, बोलो कितना 8 इंटू 10 की पावर -4, 8 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 2 करो कितना आएगा, वही आएगा 4 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों में से किसी के थ्रू निकाल लो आंसर आ जाएगा। तो बोलो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर में कितना आएगा, या तो 12 गुना में 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 3 कर दो। पक्का समझ में आ रहा है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक करोगे फाइनल क्वेश्चन ट्राई, ठीक है। एक काम करते हैं बुकलेट खोल लेते हैं, बुकलेट में दिया हुआ ये सब। बस फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे। पी वाई एक्सक्यूज में आइए। ओके सो गाइज ये दिल्ली 2023 मींस क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे बस आप लोग, फर्स्ट का सिर्फ 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। रिएक्शन में लिख देता हूं, थोड़ा सा रिएक्शन उस पर ना सही से नहीं लिखा हुआ, क्या समझ में आ रहा है। रिएक्शन ये है, ये बेसिकली PYQ का क्वेश्चन नंबर 5 है। रिएक्शन है 2N2O5 गिव राइज टू 4NO2
प्लस O2, ठीक है। कह रहे रिएक्शन की रेट क्या होगी, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, और डिसअपियरेंस दिया हुआ है N2O5 का। हो गया मान्य, थोड़ी जल्दी कर दिया, या तो 0.7 इंटू 10 की पावर -3, बहुत अच्छे, या ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों में से दोनों बातें करेक्ट है। अब आया समझ में कैसे करना है, डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, ये सब बातें भी यूज करेगा, बिग क्लियर है। तो अब मुझे ये समझ लीजिए, इसके बाद है ना आप जाके कह सकते हैं कि अब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन पे जो एनसीईआरटी बेस कुछ भी आने वाला है वो क्लियर है बच्चों, है ना, बात समझ में आ रही है। ऑर्डर पे नहीं बोल सकते भी, ऑर्डर पे तो मैं कराऊंगा अगली क्लास से और भी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होने वाली है, लेकिन चैप्टर बच्चों बहुत स्मूथ है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सारा ही केमिस्ट्री ऐसा है, अगर तुम लोग बस कुछ सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे ना, अब तक तुमने भले ही 3-4 क्लासेस पढ़ ली, लेकिन तुमने रेट अच्छे से समझ लिया क्या चीज़ है और रेट लॉ एक्सप्रेशन समझा है, इसी के ऊपर टिका हुआ बाकी का आगे का चैप्टर बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैं करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। तुम लोग इस रिएक्शन की रेट बोलो, क्या बोलोगे, क्योंकि बात ना N2O5 की हो रही है बस रिएक्शन में, तो मैं ओरो का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, लिखने को मैं NO2 की टर्म्स में लिखता हूँ, लेकिन मैं इसी की टर्म्स में लिखता हूँ। तो 1/2 चेंज इन N2O5 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है ना अच्छे से, वो जानता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 का मतलब क्या है। कशिश बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 का मतलब क्या है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, कि N2O5 कितनी रेट से डिसअपियर हो रहा है सर, जितना उसमें चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या, टाइम। तो बेसिकली ये वाली चीज है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 डिवाइड बाय, बोलो कितना, 2, तो कितना आ जाएगा, इज दिस फाइन? ओके, और कुछ है? ये रहा दिल्ली 2018, जल्दी कर दो, वो नहीं है, क्वेश्चन अलग है, दिल्ली 2018। अच्छा एक छोटी सी बात, ये कैपिटल M जो दिया हुआ है, ये मोलर यानी मोल पर लीटर को शॉर्ट में कैपिटल M लिख देते हैं, पता है ना? आंसर करो जल्दी से, कर भी दिया? देख लो, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। वन विशेष कह रहा है 1.4 इंटू 10 की पावर -3, सही कह रहे हैं? चलो समझ गए मतलब तुम लोग। क्वेश्चन नो PYQ, देख रहे हो आप, 2018 में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2023 में भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया लगभग, थोड़ा सा वेरिएशन करा बस, है ना, कुछ भी नहीं है, एक जैसी चीजें आती हैं। बोलो रेट क्या बोलोगे भाई, तो बोलेंगे सर रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें पता है, रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 की टर्म्स में होगा 1/2, समझ में तो आ रहे ना, जल्दी तो नहीं हो रहा, इधर हो जाएगा। ओके चलिए, तो फटाफट से अब किन दो चीजों के बारे में बात हो रही है सर, एक NO2 और एक N2O5, तो फोकस इन्हीं पे रहेगा मेरा। अब मैं बाकी को भूल जाऊंगा, बाकी को हटा दो साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनमें ध्यान से देखें तो ये वाली चीज क्या है बच्चों, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, और ये वाली चीज बोलो क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। अपीयरेंस, प्रोडक्ट हमेशा अपीयर होगा, रिएक्टेंट हमेशा डिसअपियर होगा। क्लियर है कि नहीं? कनिष्का को नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है तो बताओ। अब क्या पूछता है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है सर, पूरा वैल्यू दिया हुआ है। पहले मैंने तुम्हें बहुत इजी क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें यूं होता था कितना NO2 में चेंज हुआ वो बताया, और कितने समय में हुआ वो बताया, समय भी बताया वो भी बताया, दोनों चीजें रखी हमने। अरे नहीं आ रहा याद, समय इतने से इतना बदला, कंसंट्रेशन इतने से इतनी बदली, तो चेंज निकाल लिया, कंसंट्रेशन में चेंज निकाला, टाइम में आंसर आ गया। वो तो पहले वाले क्वेश्चन, लेकिन अब सीधा बता रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इतना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कितना होगा। तो मैंने कहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मैं नहीं आ रही बात समझ में, डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कितना आएगा, ये 2 उधर जाएगा तो 2/4 गुना में ये वाली चीज बोलो क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, बोलो कितना आएगा, 1/2 गुना में 2.8 इंटू 10 की पावर -3। आंसर आ गया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
तो बेसिकली आज तुम लोगों को, अभी क्वेश्चंस तो और भी रहेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके, आज नहीं। लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ, आज टॉपिक में 3 चीजें ऐड हो जाती हैं। एक तो बेसिकली मैंने तुम लोगों को एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बताया भाई, इसमें तुम्हें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में फर्क समझ में आ गया। लंबे इंटरवल में जब रेट निकाल रहे हो तो वो क्या है, बोलो एवरेज रेट। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे थोड़ा सा चेंज लेके थोड़ा सा रेट उस वक्त पे रेट निकाल रहे हो तो बोलो क्या है, बोलो इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो इधर भाई बातें नहीं, तो आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्लियर है। उसके बाद मैंने तुम्हें एक यूनिट वाली बात बताई थी, और तीसरी चीज जो फुल एंड फाइनल मैंने तुम लोगों को बताई थी वो ये रेट वाली बात थी। ये क्लियर होती है? 3 चीजें बताई हैं भाई, तीनों क्लियर है कि नहीं? यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, याद कर लो, यूनिट बोलो क्या, मोल पर लीटर पर सेकंड। दूसरी चीज एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। और तीसरी चीज रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की टर्म से बात करेगा तो ये पूरा रेट वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं? रेट लो पहले से आते हैं, रेट लो पे जितना बताया था उतना ही सफिशिएंट था, उससे काम चल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज इतने भी खत्म करते हैं बच्चों।